Hello everyone, welcome you all to Avian IAS Academy. My name is Devlina Chaudhary and I am here a faculty of psychology. Here I take UPSC and UGC NET exam classes. So आज हम बात करेंगे UGC NET एग्ज़ाम के बारे में कि ये एग्ज़ाम ईयर में कितने बार होता है, इसका पैटर्न कैसा है और इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होगा। सो बेसिकली यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होते हैं। एक होता है जून के टाइम पे, एक होता है दिसंबर के टाइम में। बट ऑब्वियसली ड्यू टू आवर करेंट कोविड सिचुएशन ये जो क्लासेस है, ये जो एग्ज़ाम्स है वो थोड़ा पोस्टपोन होता रहता है एंड उसके अपडेट हमको मिल जाता है हमारे यूजीसी के जो वेबसाइट है वहाँ से हमको अपडेट मिल जाता है। नाउ जो हमारे यूजीसी के अंदर जो साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है उसका हम कोड थोड़ा देख ले। वो कोड आता है 04। तो ये साइकोलॉजी जो पेपर है इसके अलावा भी हमको और एक पेपर देना पड़ता है। सो जनरली यूजीसी एग्ज़ाम में 2 पेपर देना पड़ेगा आपको। एक होगा जनरल पेपर और एक होगा आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पे है साइकोलॉजी। सो जनरल पेपर में कितना क्वेश्चंस आता है इसके पहले मैं और एक बात बोल दूँ। ये जो क्वेश्चंस टाइप है ये क्वेश्चन टाइप्स है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि एक स्टेटमेंट रहेगा, एक क्वेश्चंस रहेगा, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। सो वो 4 ऑप्शंस में से आपको बोलना है कि आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है अभी ये पूरा कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम है कि आपको आप जब सेंटर में जाओगे आपके सामने एक कंप्यूटर रहेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस शो होगा, वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ माउस यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो अब ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी तक यूजीसी ने कोई नेगेटिव मार्किंग चालू नहीं किया है। जो भी आप अगर क्वेश्चंस कर सकते हो उसके लिए अगर सही रहे तो मार्क्स मिलेगा ही। अगर आप कोई गलत भी कर दो तो मार्क्स कटने का भी चांसेस नहीं है। सो ये जो पेपर 1 मैं बोल रही थी, ये पेपर 1 इज़ बेसिकली अ जनरल पेपर जहाँ से बहुत सारे डिफरेंट जगह से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड, लर्निंग एबिलिटी, then logical reasoning, mathematical reasoning, then environmental studies, like ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड जनरली यहाँ से 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो पेपर 1 में कितना मार्क्स हो गया? मार्क्स हो गया आपका 100। और ये जो पेपर 1 के बाद जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे साइकोलॉजी, यहाँ पे आता है आपका 100 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। ओके, सो टोटल कितना नंबर हो गया? 200। तो कुल मिला के आपका यूजीसी का जो पूरा मार्क्स है वो 300 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई पेपर 1 में आपको कितना, वाई पेपर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, पेपर 1 में आपको कितना प्रिपेयर करना है, कितना हमको मार्क्स लाना है। As we know, both the papers are important and paper 1 is important because it also carries a qualifying criteria. जैसे मानो कि minimum 40% you have to answer so that आपके जो सब्जेक्ट वाला पेपर है जैसे साइकोलॉजी वो क्वालिफाई हो फॉर फर्दर स्क्रूटिनी। अगर आप 40% से कम आपका आंसर आता है तो कोई आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। सो अगर आपको 40% से ऊपर मिलता है तो आपका वो नेक्स्ट पेपर जो है वो चेक होगा। नाउ ये जो 40% है, खाली 40% ही इनफ नहीं है। अगर आप जितना इससे ऊपर आप जितना स्कोर कर पाओगे that will add your percentage, total percentage, aggregate percentage and that will help you to qualify। अब ये यूजीसी में 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक होते हैं ओनली लेक्चरशिप एंड एक होते हैं लेक्चरशिप प्लस JRF, जूनियर रिसर्च फेलो। सो ये जो खाली लेक्चरशिप के क्राइटेरिया है ये थोड़ा कम होता है एंड अगर आपको बोथ मतलब JRF अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके लिए क्राइटेरिया परसेंटेज कट ऑफ ये थोड़ा हाई रहता है। सो ऑब्वियसली ये जो है ईयर टू ईयर एंड एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी कर जाता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि इफ़ यू स्कोर मोर देन 68% 68 to 70% देन यू हैव अ
हायर चांस टू क्वालिफाई फॉर JRF। मतलब अगर आपका JRF क्वालिफाई होता है तब तो आप लेक्चरशिप क्वालिफाई कर ही गए, और अगर JRF अगर नहीं भी हो पाए, खाली लेक्चरशिप के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, देन यू हैव टू स्कोर 63 to 65%। ओके, सो दिस आर बेसिकली इन जनरल कट ऑफ मार्क्स। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस। हमारे जो ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी UGC नेट पे क्या क्या सिलेबस हमको कवर करना होता है। इन जनरल देयर आर 10 यूनिट्स। सो ये 10 यूनिट्स जो है ब्रॉड 10 यूनिट्स है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कवर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसके लिए हमको ज़रूरत है एक थॉरो प्रिपरेशन, एट द सेम टाइम गुड गाइडेंस, एंड एट द सेम टाइम good revision and doing all mock test and giving mock test in a controlled time manner. So अब हम जानेंगे कि यूनिट्स में क्या क्या आते हैं। पहले आते हैं इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। जैसे मानिए कि कोई भी डिसिप्लिन हो, उसका खुद का एक हिस्ट्री होता है कि कहाँ से उसका शुरुआत हुआ, कैसे उसका शुरुआत हुआ। एज वी ऑल नो कि साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बहुत पुराना नहीं है। साइकोलॉजी जो है उसका मेन उसका शुरुआत हुआ है फिलोसॉफी से स्प्लिट होके, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका भी एक हिस्ट्री है। सो कौन से पर्सनालिटीज़ थे जो इस सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसका कंट्रीब्यूशन था, और वेस्टर्न जो कंट्री है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, हमारे इंडिया में कैसे साइकोलॉजी डेवलप किए, ये सब हमको जानना है ये सब्जेक्ट के अंदर। और क्या क्या जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ये हिस्ट्री में, जैसे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, देन जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ये और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं लाइक साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ये सब के बारे में हमको जानना है। नाउ द नेक्स्ट यूनिट जिसमें हम कवर करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है दिस इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है बेसिकली जो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, बी इट नेचुरल साइंस, बी इट सोशल साइंस, बी इट बिहेवियरल साइंस, वो सब्जेक्ट्स का जो खरा होता है, वो सब्जेक्ट्स रिसर्च के ऊपर ही खरा होता है पूरा। रिसर्च हो गया बहुत इम्पॉर्टेंट कि उसमें क्या क्या मेथड्स होता है, क्या क्या डिज़ाइन होते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, क्यों रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स है जिसको रिसर्च को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम जानेंगे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, और उसका क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम जानेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जब भी ये रिसर्च का बात हुआ तभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग जो रिसर्च हम करेंगे। मानिए कि रिसर्च करने के लिए हमको डेटा की ज़रूरत है, हमको बहुत सारे लोगों से जानना है कुछ चीज़ के बारे में, जैसे कि एडोलेसेंट जो स्टूडेंट्स है उसके अंदर कितना एकेडमिक एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम्स को लेके कितना फियर है। सो ये जानने के लिए हमको तो वैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके पास जाना पड़ेगा, फिर उससे से वो जानकारी लेना पड़ेगा। तो वो जानकारी हम कैसे लेंगे, इसके लिए कुछ टेस्टिंग होते हैं, ये मानो कि कुछ टूल्स है, ठीक है। सो ये टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गैदर डेटा। डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो थ्योरीज, प्रिंसिपल्स ये नहीं बनेंगे, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम वो जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस होता है साइकोलॉजी में, कंसेप्ट्स है, उसका डेटा हम कैसे किस किस टूल यूज़ करके कलेक्ट करें। नेक्स्ट इज़ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर जो है, बिहेवियर मान लीजिए ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग जो वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, एवरीथिंग इज़ बिहेवियर, राइट। सो ये बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर हम क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या मोटिव है, ये तो एक पार्ट हो गया। लेकिन ये जो यूनिट है जो नंबर 4, इसमें हम क्या जानेंगे, ये सब बिहेवियर के पीछे हमारा क्या बायोलॉजिकल, क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है, हमारे ब्रेन में क्या चलता है, हमारे अंदर क्या हार्मोन एंड क्या
न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं। सो हमारे जो डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड सिस्टम है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब हमको जानना है। जैसे मानिए कि डिफरेंट हम कुछ ले लें, जैसे कि फियर, जब हमारे अंदर डर होता है, फियर होते हैं, तब हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो फिजियोलॉजी है, वो कैसे रिएक्ट करता है। क्या हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्या ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्या ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर वो होता है तो ब्रेन में कौन सा हमारे अंदर कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, ये सब हमको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज अबाउट अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, दिस आर नथिंग बट द वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक मेंटल प्रोसेसेस। सो हम जब जानेंगे कि साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी इज नथिंग बट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर बिहेवियर एंड आवर मेंटल प्रोसेसेस। ओके, सो ये जो मेंटल प्रोसेसेस है, इस मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग। ये 5 एंड यूनिट 6, ये यूनिट 6 भी जो है थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, ये सब भी मेंटल प्रोसेसेस है। दिस यूनिट 6 कवर्स द हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस, बट द यूनिट 5 कवर्स द मोस्ट बेसिक मेंटल प्रोसेसेस, जिसका बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में होना। डे टू डे लाइफ में फंक्शन करने के लिए, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, ये सब मेंटल प्रोसेस का बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मानिए आप डेली लाइफ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले ले, अगर उसमें आपको किसी का कोई बात सुनना हो, किसी को रेस्पॉन्स करना हो, किसी के साथ बात करना हो, अगर आप उसके तरफ अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तब क्या आप कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल एकदम ही नहीं है। सो अटेंशन इज़ अ वेरी बेसिक प्रोसेस। परसेप्शन, परसेप्शन में क्या होता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, कहाँ पे उस एनवायरनमेंट को परसीव करना। जैसे मानिए कि यहाँ पे एक क्लासरूम है, क्लासरूम पे कहाँ टेबल है, कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे बोर्ड है, ये सब मुझको परसीव करना है। कहाँ पे चौक है, कहाँ पे डस्टर है, लाइक दैट। अगर मैं ये सब परसीव नहीं कर पाती कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किसको क्या कहते हैं, सो मैं यहाँ पे प्रॉपरली आपके साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती, ना तो मैं चल पाती यहाँ पे। ठीक है, सो इतना ही बेसिक है हमारे डे टू डे सर्वाइवल के लिए, इतना ही बेसिक है ये सब कंसेप्ट्स। सो अब है लर्निंग। लर्निंग, वाई लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे नया वाला चीज़, तो हमारे नया एनवायरनमेंट के बारे में हम कैसे जानेंगे, और नहीं जानेंगे तो हम कैसे उसको अप्लाई कर पाएंगे। अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही हमारे जो इंटरैक्शंस है, हमारे जो सर्वाइवल्स है, उसमें दिक्कत आएगी। अब मेमोरी, मेमोरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो द टर्म मेमोरी। अब मेमोरी में क्या होता है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि मेमोरी नाम का चीज़ ह्यूमन के लाइफ से गायब हो गया, तो क्या होगा? तो क्या आप कोई पुराना चीज़ जब चाहे याद कर पाएंगे? जब आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सीखना है, तो आप क्या सीख पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, कोई मानिए कि कोई फ्यूचर के कोई प्लानिंग करना है, किसी पिकनिक में जाना है, फंक्शन में जाना है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो ये लर्निंग के लिए भी ये मेमोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम मेमोरी के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे हम जानेंगे क्यों हम इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, जिसको हम जानेंगे फॉरगेटिंग के अंदर। ठीक है, कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, और इसके साथ साथ हम ऐसे कुछ टेक्निक्स जानेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेमोरी एनहांसमेंट के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स के बहुत काम आते हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं, या जो ऐसे ही क्लासेस की पढ़ाई करते हैं, उसके लिए भी कुछ जनरल मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक्स होते हैं जो साइंटिफिक है एंड बहुत हेल्पफुल पाया गया है। The next thing is, as I already told, Unit 6, thinking, intelligence and creativity. Thinking क्या है? Thinking is nothing but a higher order mental process, जिसमें हम
हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, हमारे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो हम अपने मन में सोच पाते हैं। ठीक है, अब ये थिंकिंग हम कैसे करते हैं, वाया इमेजेस करते हैं, जैसे हम मन में मन कुछ इमेज बना के थिंकिंग करते हैं, या कुछ बात करके थिंकिंग करते हैं, या दोनों ही करते हैं। सो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बहुत कुछ थ्योरीज है, इसको हम जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज समथिंग, हमको लगता है कि हम कैसे बोलते हैं, अगर कोई बहुत स्मार्ट है, अपना काम अच्छे से खुद से कर पाता है, बहुत सारे एबिलिटीज़ है कि अच्छा पढ़ाई में भी है, अच्छा गाना भी गाता है, अच्छा स्विमिंग भी करता है, ऐसा बहुत सारे क्वालिटीज़ है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। ये तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे, दिस आर नॉट ओनली हायर ऑर्डर, दिस आर ऑल्सो हेल्प यू इन बेसिक डे टू डे लाइफ। जैसे कि इंटेलिजेंस जो है ऑब्वियसली इट हेल्प्स अस इन क्लियरिंग आवर एग्जाम्स, इन गेटिंग आवर डिग्रीज, बट एट द सेम टाइम ये इंटेलिजेंस जो है ये इतना बेसिक है कि ये हमको, एक बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो बात करना सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है, अपने आप कुछ करना सीखता है, उसके लिए भी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। जिन जिन बच्चे को अनफॉर्चुनेटली एक बेसिक एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के नीचे है, जिन बच्चे का इंटेलिजेंस, उन बच्चे के अंदर बहुत सारे डिफ़िकल्टीज देखा जाता है, जैसे कि उनका ये जो बेसिक जो एबिलिटीज़ है, जैसे सेल्फ हेल्प एबिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उसमें दिक्कत आते हैं, पढ़ाई में तो दिक्कत आती ही है। और भी बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे हमारे आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना, बाहर कहीं पे जाके मार्केट करना, ये जो डेली एक्टिविटीज़ हमको जो मानते हैं उसमें भी दिक्कत आते हैं। सो दैट इज़ वाई इंटेलिजेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज़ समथिंग, जब कोई कुछ काम को एक अलग ही, एक ओरिजिनल लेवल देते हैं, एक अलग ही ऊंचाई पे लेके जाते हैं, तब हम उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। जिसके बारे में आइडिया पहले किसी को नहीं आया, लेकिन उस आदमी को पहले आया। मानो कि कोई ड्राइंग हो, कोई पेंटिंग हो, घर सजाना हो, कोई पोएम लिखना हो, कोई मैथ्स के सॉल्यूशन करना हो। सो किसी भी एरिया में एक पर्सन कैन बी क्रिएटिव। Next we'll be talking about, in the next 7th unit we'll be talking about personality, motivation, emotion and stress and coping. Okay, so पहले हम आते हैं personality. Personality, as we all know कि personality is also a very common term, and personality is something how a person behaves in general. कैसे एक person in general behave करता है, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है। सो उसके भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, बहुत सारे थ्योरीज है, एंड जो हमको एक आदमी को डिफरेंट तरीके से समझने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अभी शुरू से आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। ओके, सो ये जो बिहेवियर हम करते हैं, क्यों करते हैं? एक सिचुएशन में देखा गया है कि एक आदमी बहुत एंग्री होकर रिएक्ट करता है, लेकिन वही सेम सिचुएशन में दूसरा बंदा बहुत कामली उसको निपटा लेता है। तो ये क्यों होता है? इसमें क्या डिफरेंस होता है? पर्सनालिटी का क्या डिफरेंस होता है? इसमें मोटिवेशन का क्या डिफरेंस होता है? ये सब हमको जानने के लिए मिलेंगे ये सब चैप्टर्स में। नेक्स्ट है इमोशंस। एज वी ऑल नो, वी ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विद इमोशन। ये इमोशंस हमारे लिए वरदान भी है। अब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं, इसलिए इमोशंस जैसे है, इमोशंस के बारे में हम जैसे जानेंगे, बेसिक इमोशंस, एंगर, फियर, हैप्पीनेस, डिसगस्ट, ठीक है, ये सब के बारे में हम जैसे जानेंगे, वैसे हम ये भी जानेंगे कि इमोशनल रेगुलेशन क्या है। एक आदमी अपने इमोशंस को, या जब वो कोई दूसरे के साथ या एक ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो जो इमोशंस को है वो कैसे रेगुलेट कर पाए, सो दैट ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन एक प्रोडक्टिव इंटरेक्शन में अंजाम मिले इसको। सो नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट स्ट्रेस एंड कोपिंग। स्ट्रेस इज़ अगेन अ वेरी
कॉमन एंड नोन टर्म टू ऑल ऑफ अस कि स्ट्रेस तो हम सभी ने लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट में किसी ना किसी चीज़ को लेके हमने स्ट्रेस महसूस किया है। सो अगर कोई बोलते हैं कि मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो वही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। सो ये जो स्ट्रेस है ये क्या है, what are the factors that basically contribute to this stress, and at the same time जैसे इसके बारे में जानेंगे, ये साइकोलॉजी जो है इसमें हम जैसे ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, एट द सेम टाइम हाउ टू रेगुलेट देम, हाउ टू मैनेज देम वो भी जानेंगे। सो एज ए मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस हम ये भी जानेंगे कि कोपिंग क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कोपिंग स्टाइल्स। जैसे स्ट्रेस होते हैं तो हम कैसे कैसे कोप कर सकते हैं उस स्ट्रेस के साथ। नेक्स्ट इज आवर सोशल साइकोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस भी है। एज ए डेवलपिंग सब्जेक्ट्स इसमें बहुत सारे ब्रांचेस है। वैसे ही एक ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, ऐसे तो हम इंडिविजुअल, जब साइकोलॉजी हम इन जनरल बोलते हैं देन वी फोकस ऑन द इंडिविजुअल, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में भी हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन किस हिसाब से करेंगे, एक ग्रुप के हिसाब से। मानो कि एक इंडिविजुअल जो है, एक आदमी है, हम तो हवा में नहीं रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, हम एक ग्रुप में रहते हैं। सो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हम खुद कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, या ग्रुप हमको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, या ग्रुप अपने आप में कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जैसे एटीट्यूड क्या है, प्रेजुडिस क्या है, स्टीरियोटाइप क्या है, फिर सोशल लोफिंग क्या है, सोशल फेलिसिटेशन क्या है, एट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हम जानेंगे सोशल साइकोलॉजी के अंदर। The ninth unit covers developmental psychology. Okay, so developmental psychology is basically another branch of psychology, जहाँ पे देखते हैं कि एक इंडिविजुअल में, एक आदमी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम, उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है, जो छोटे बच्चे से वो जब बड़ा होता है, सो उस जर्नी में क्या क्या हुआ था, क्या क्या फैक्टर्स था जो इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। बेसिकली दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या जानेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होते हैं, मोरल डेवलपमेंट एक बच्चे का कैसे होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। या एट द सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि डेवलपमेंट मतलब खाली बर्थ से लेके तो हम डेथ तक, ये जो पीरियड है इसमें हम डेवलपमेंट तो हम जानेंगे ही, एट द सेम टाइम हम प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द एंटायर डेवलपमेंट। सो the last topic is basically the 10th unit, basically covers the new emerging areas. What are the new emerging areas? Basically it covers like branches of psychology like abnormal psychology, clinical psychology, जो आम आदमी के ज़िंदगी जैसे है वहाँ से कैसे कुछ डेविएशंस होता है, जब हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। सो अगर ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर हो तो क्या उसको क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत है, या ऐसे ही उसको निपटा सकते हैं। अगर क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो कैसे उसको हम कैसे उसको हम समझे कि क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत है क्या नहीं है, कि कुछ ये जो डेविएटेड बिहेवियर्स है उसका सिम्टम क्या होते हैं, उसका कॉजेस क्या होता है, और फिर उसका सिंड्रोम क्या होता है, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कि क्या क्या थेरेपीज़ यूज़ किया जाता है। सो ये जो थेरेपीज़ है, दिस थेरेपीज़ आर नाउअडेज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, स्टार्टिंग फ्रॉम कुछ छोटे प्रॉब्लम से लेके, जैसे कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से लेके कोई बड़ा प्रॉब्लम लाइक कोई क्लिनिकल लेवल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी। सो सब प्रॉब्लम में ये जो थेरेपीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इंडिविजुअल्स अ लॉट
and individuals are also started getting aware about this kind of therapeutic treatment. ठीक है, सो और भी हम जानेंगे कि जो हमारे स्ट्रेस रिलेटेड जो और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे मानिए कि कैंसर हो गया, स्मोकिंग हो गया, फिर और भी जो स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, सो ये सब हम जानेंगे इन दिस न्यू इमर्जिंग एरियाज़। और सोसाइटी के भी कुछ एरियाज़ के बारे में जानेंगे कि सोसाइटी के कुछ सेगमेंट्स जैसे कि पॉवर्टी, ठीक है, पुअर जो पीपल है, पॉवर्टी जो है, ये जनरली जो सोशल साइकोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं वो इन जनरल पॉपुलेशन को लेके है, उसमें ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन को लेके उतना ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुआ है। लेकिन ये जो न्यू इमर्जिंग एरिया है उसमें पॉवर्टी क्या है, so what are the factors other than the economic factors, what are the social and psychological factors होते हैं पॉवर्टी में, so ये सब भी हम जानेंगे। so obviously again I welcome you all to this interesting journey of this psychology classes that is going to start from the next video, and I hope you like whatever I taught today. And obviously if you are interested and if you want to know more, definitely you can join my classes in the next videos also, and do like, do share in your friend circle, and do subscribe this YouTube channel of Avian IAS Academy. Thank you.